हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस से, जो आपका 6th चैप्टर है, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। बहुत ही ज़्यादा अच्छा चैप्टर है। आपको बहुत सी रियलिटीज़ पता चलेंगी हमारी इंडियन डेमोक्रेसी की, और बिल्कुल न्यू वीडियो है 2025-26 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, और इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, जिसको आप ज्वाइन कर लें, @class12 ESP न्यू ग्रुप। यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम सारी पीडीएफ्स मिलती रहेंगी, जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मिलते रहेंगे, और सभी वीडियोस के लिंक आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जो कि है यूजर नेम एकलव्य स्टडी पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आपकी सारी क्वेरीज को भी सॉल्व कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको नोट्स और पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट eklavyastudypoint.com को भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नोट्स मिल जाएंगे। सबसे पहले, ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड जानेंगे कि आखिर इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं और किससे रिलेटेड है। तो हम पढ़ेंगे 1975, ये जो टाइम पीरियड था, इसमें इमरजेंसी लगाई गई थी पूरे इंडिया में। ठीक है, इमरजेंसी मतलब आप वर्ड से ही समझ जाओ कि कुछ ऐसा कि मान लो एकदम कुछ बुरा हो गया हो। ठीक है, हुआ क्या था कि कांग्रेस डोमिनेंस जो था 1967 के इलेक्शंस के बाद थोड़ा थोड़ा वीक होने लगा था। ये हमने शायद पढ़ा भी था। ओके, ये मैंने आपको बताया भी था कि हाँ, धीरे धीरे वो कांग्रेस का जो डोमिनेंस हुआ करता था पहले, वो थोड़ा सा कम हो रहा था। और इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को भी दोबारा बनाया था। ये भी आपको पता है भाई बहुत अच्छे से, कि भाई पहले की जो कांग्रेस ओ होती थी, इसने कांग्रेस आर नाम से अलग बनाई थी। सो पार्टी का कंपटीशन जो था काफी पोलराइज था। एक तरफ कांग्रेस पार्टी थी, और दूसरी तरफ पूरा जो अपोजिशन था वो यूनाइटेड था। चाहे कोई किसी भी पार्टी का हो, अगर वो कांग्रेस के अगेंस्ट है तो वो एक हो रखा था। ठीक है, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, एक यूनाइटेड फ्रंट बन गया था। अब अगर मैं आपको बताऊं, जो इंदिरा गांधी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो रही थी। इंदिराज स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स वाज सीन एज हाईली सेंट्रलाइज्ड एंड पर्सनलाइज्ड। जो इंदिरा गांधी का स्टाइल था पॉलिटिक्स करने का, वो बहुत ही ज्यादा सेंट्रलाइज था। उनको जो पर्सनली अच्छा लगता था वो उस चीज को करके रहती थी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। सो क्रिटिक्स जो उनकी बुराई करते थे अक्सर कहते थे कि हाँ भाई, वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी को अपनी पर्सनल अथॉरिटी मान बैठती हैं। ठीक है, मतलब जो काम गवर्नमेंट के हिसाब से होना चाहिए, वो कभी कभी अपने पर्सनली जैसा उनका मूड होता है उस हिसाब से वो डिसीजंस ले लेती हैं। और 1969 में जो कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था, आपको पता होगा, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर, ये दो पार्टी बन गई थी। तो इससे पता चलता है कि जो इंदिरा गांधी और जो उनके अपोनेंट्स हैं, उनके बीच का जो एक ये डिवीजन था, ये और ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, इस वाले इवेंट के बाद। तो ये मान के चलो इंदिरा गांधी के ऊपर कुछ कुछ बातें आ रही थी। अब एक इंदिरा गांधी की जुडिशरी से भी नहीं बन रही थी। अब आप ध्यान से सुनेगा, पहले तो लोगों ने उनको एक्यूज किया कि वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी को अपनी पर्सनल अथॉरिटी मानते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पे गवर्नमेंट वर्सेस जुडिशरी का क्लैश देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंट होता था, मतलब लगातार थोड़े थोड़े समय में होता ही रहता था। द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन मैनी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने बहुत बारी गवर्नमेंट जो कुछ काम करती थी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह के रोक दिया। बहुत सारे ऐसे काम थे, चाहे वो लैंड रिफॉर्म्स हो, चाहे वो बैंक्स का नेशनलाइजेशन हो, चाहे वो पिरवी पर्स को खत्म करना हो। ठीक है, जो कुछ अमाउंट दिया जाता था प्रिंसली स्टेट्स के लोगों को, जब उनको शामिल किया गया था, तो एक उनसे वादा किया गया था कि हाँ भाई, आपको ये मंथली जो पैसा है ये आपको दिया जाएगा। तो इंदिरा गांधी ने वो भी रुकवा दिया था। तो कांग्रेस का रिएक्शन ऐसा था, सेट द कोर्ट वाज एक्टिंग अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। तो इंदिरा गांधी का मानना है कि कोर्ट तो भाई हमारे पार्लियामेंट के अगेंस्ट जारी है। ठीक है, कोर्ट तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जारी है। और यहां तक कि कांग्रेस ने कोर्ट को, जुडिशरी को ये कह दिया एक कंजर्वेटिव बॉडी है, जो कि मतलब जो गरीबों की भलाई के लिए हम करना चाहते हैं उसको रोक रही है। मतलब इतना इस हद तक क्लैश हो गया था कि कोर्ट तक को भी इंदिरा गांधी और कांग्रेस ये कह रही थी कि आप तो भाई गरीबों के हित में नहीं हो, हम जो कुछ करना चाह रहे हैं आप उसको भी रोक रहे हो। ठीक है, ये सारी बातें हैं। अब अपोनेंट्स का क्या मानना था। अपोजिशन पार्टी ये कहती है कि भाई जो इंदिरा गांधी जी हैं वो पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा पर्सनलाइज कर देती हैं, अपने से जोड़ देती हैं, अपनी निजी लाइफ से जोड़ देती हैं। जो उनको मन करता है वो करती हैं, जो मन नहीं करता वो नहीं करती हैं। और उनका जो पावर का कंसंट्रेशन है इतना भी नहीं होना चाहिए कि डेमोक्रेसी के लिए वो एक थ्रेट बन जाए। ठीक है, पावर किसी के हाथ में इतनी ज्यादा ना हो कि कल को डेमोक्रेसी के लिए खतरा पैदा हो जाए। तो ये बातें अपोनेंट से निकल रही थी।
अब इमरजेंसी के टाइम पे इकोनॉमिक कंटेक्स्ट क्या था, ये तो एक बैकग्राउंड बताया मैंने आपको कि हाँ भाई कोर्ट से क्लैश चल रहा था, अपोनेंट सारे एक हो रखे थे जितने भी अपोजिशन वाले थे, लेकिन इकोनॉमिकली भी क्या कुछ उस टाइम पे इंडिया में हार्डशिप्स या कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो वो थी। देखो भाई इंदिरा गांधी जी ने स्लोगन तो दिया था गरीबी हटाओ का, बट रियलिटी वाज समथिंग एल्स। अब कांग्रेस आर जो ये इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी 1971 में जीती थी, एक स्लोगन निकाला था इन्होंने, एक नारा, गरीबी हटाओ का नारा, लेकिन इन रियलिटी गरीबी हटी नहीं, ठीक है। तो हुआ क्या, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस और ज्यादा खराब हो गई 1971 से 72 के बीच में। आपको पता है यहीं पे इंडिया और पाकिस्तान का वॉर देखने को मिलता है। अगर वॉर चलती है तो भाई डेली का खर्चा बहुत आता है वॉर को चलाने में, और बहुत सारे लोग जो है वहां से माइग्रेंट्स हमारे इंडिया में इलीगली घुस के बैठ गए थे। तो एक तरीके से सोशल प्रॉब्लम भी आ गई थी, एक तरीके से इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी आ गई थी, वॉर में था इंडिया। सो हम कह सकते हैं कि 71 से 72 के बीच का जो टाइम था उसमें इकोनॉमिक हार्डशिप्स तो थी। तो इनका जो एक स्लोगन था गरीबी हटाओ, तो वो यहाँ रिलेवेंट नहीं लगता बिल्कुल भी। तो लोगों को गुस्सा तो आएगा, क्योंकि 1971 बांग्लादेश का जो क्राइसिस था, देखो भाई पाकिस्तान के साथ वॉर हुई और जो बांग्लादेश हमने बनवाया उससे इंडिया की इकोनॉमी पे बहुत ही ज्यादा हैवी प्रेशर आ गया। मतलब नाम तो बहुत हो गया, वाहवाही भी बहुत हो गई कि हाँ भाई इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश बनवाया है, इंदिरा गांधी जी ने जो है मतलब ये वॉर चलवाई है। लेकिन जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई। लगभग आप मान के चलो 8 मिलियन रिफ्यूजीज जो थे, वो लगभग 70 से 80 लाख लोग रिफ्यूजीज, वो ईस्ट पाकिस्तान से भागकर, जो आज हम बांग्लादेशी कहते हैं जिनको, वो आके इंडिया में बैठ गए। और उनमें से कई सारे ऐसे हैं जो अभी तक वापस भी नहीं जा रहे, ना बांग्लादेश उनको वापस बुला रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। और जब ये वॉर खत्म हुई तो जो यूएस है उसने भी जो मदद देता था वो इंडिया को, वो भी देना बंद कर दी। तो कहने का मतलब है कि हमारे रिलेशन यूएस से थोड़े खराब हो गए। आगे बढ़ते हैं। यही वो टाइम पीरियड था जब ग्लोबली ऑयल क्राइसिस भी चल रहे थे, यानी कि तेल को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा था उस टाइम पे, जो तेलों की कीमत है वो बहुत तेजी से ऊपर जा रही थी। और ये एक चेन रिएक्शन देखने को मिलता है, जब तेलों की कीमत ऊपर जाती है तो धीरे धीरे सारी चीजें जो कमोडिटीज होती हैं वो ऑटोमेटिकली महंगी होने लग रही थी। तो इन्फ्लेशन का टाइम देखने को मिलता है। 1973 में जो इन्फ्लेशन था वो 23% तक जो रेट था वो चीजों का बढ़ गया, और 74 तक आते आते 30% तक रेट बढ़ गया। और ये अपने आप में बहुत ज्यादा है, अगर इतना इतना रेट बढ़ जाएगा वो भी सडनली, तो भाई लोगों को गुस्सा तो आएगा। और इससे गरीब लोग और जो खासकर अपने मिडिल क्लास लोग हैं वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होंगे, है ना। तो ये ग्लोबल लेवल पे जो क्राइसिस चल रहा था इसका भी बहुत ही अहम रोल है। अब जो आगे इमरजेंसी का बैकग्राउंड सेट हो रहा है उसमें यही सारे फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से लोगों को गुस्सा आया। अब यही वो टाइम पीरियड है जब ना तो इंडस्ट्रीज से कुछ प्रोडक्शन हो रहा है ना ही एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो रहा है, दोनों डिक्लाइन की तरफ जा रही हैं, ठीक है। हुआ क्या, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज्यादा लो थी। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था, खासकर जो गांव के लोग हैं, शहर के लोग तो फिर भी चलो कुछ ना कुछ कर रहे थे, गांव के लोगों के पास तो कुछ था भी नहीं। और यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने कुछ एम्प्लॉयज की सैलरियां रोक दी थी। तो स्टाफ में भी गुस्सा आ गया कि भाई हमारा पैसा रोक दिया, हमने मेहनत करी है, हमारी सैलरी नहीं मिली। और मॉनसून भी टाइम पर नहीं आ रहा था 72 से 73 के बीच में। और आपको पता है मॉनसून का बहुत ही अहम रोल है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में। इरिगेशन वगैरह की फैसिलिटीज बहुत बाद में डेवलप हुई हैं, लेकिन इनिशियली जो हमारा इंडिया है वो बहुत ही ज्यादा डीप, मतलब आप मान के चलो डिपेंडेंट है मॉनसून के ऊपर। और जो हम अनाज उगाते हैं वो आउटपुट लगभग 8% तक डाउन चला गया, कम हो गया। तो इससे क्या होगा, फूड शॉर्टेज होगी भाई, खाने की कमी होगी, हार्डशिप्स यानी कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है। अगर इतनी सब प्रॉब्लम्स आएंगी तो दिक्कत आएगी। और लोग सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, डिससेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा है। एक तो इकोनॉमिक हार्डशिप है, अपोजिशन पार्टी फिर लगातार प्रोटेस्ट करके और उकसा रही है लोगों को कि आओ आओ, ये जो इंदिरा गांधी है इन्होंने जो प्रॉमिस किए थे ये उस पर खरी नहीं उतर रही है। जो इन्होंने कहा था इनकी गवर्नमेंट ये करेगी, इनकी गवर्नमेंट वो करेगी, तो ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा है। और स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा गुस्से में थे। मैं आपको बताऊं, मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था 1960 से ही जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत गुस्से में थे। मतलब बहुत इंटेंस हो गया था अब ये प्रोटेस्ट वगैरह वाला मामला, कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा निकल रहा था, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। और इसी टाइम पीरियड में एक चीज, एक वर्ड आता है नक्सलिज्म। तो नक्सलिज्म क्या, जो ये जो एक इसकी आइडियोलॉजी है ये भी यहीं से निकलती है।
ये लोग जो होते हैं मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट होते हैं, कहीं ना कहीं लेफ्ट विंग के लोग होते हैं, जो अपनी जमीन के लिए लड़ते हैं कि भाई हाँ हमारी जमीन को कैपिटलिस्ट लोग हड़प रहे हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल जो हमारे बाप दादाओं की जमीनें हैं उनसे हम जुड़े हुए हैं, हमें वहां से बेदखल किया जा रहा है। ठीक है, तो अब यही वो टाइम पीरियड था जब ये जो ग्रुप होता था नक्सल, ये लोग बहुत एक्टिव हो गए। और ये लोग सीधा सीधा आर्म्ड स्ट्रगल में विश्वास रखते हैं। आर्म्ड स्ट्रगल का मतलब है अपनी बात को मनवाने के लिए सीधा सीधा भाई हथियारों का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। और बिल्कुल भी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में ये इंटरेस्ट नहीं दिखाते। ऐसा नहीं है कि ये नक्सल जो लोग हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना के चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद अपनी बातें मनवाएंगे, नो। अगर ये नक्सल हैं तो ये बंदूकें हाथ में उठाकर किसी को भी मार देंगे, फिर चाहे वो आर्मी का कोई हो या कोई नॉर्मल सिविलियन हो या चाहे कोई राजनेता हो, कोई पॉलिटिशियन हो, ये किसी को भी नहीं छोड़ते, ये टारगेट किसी को भी बना सकते हैं। तो खासकर वेस्ट बंगाल का जो एरिया है वहां पे इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और लगातार स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह कोशिश करती हैं कि हाँ भाई इनके ऊपर थोड़ा एक्शन लिया जाए, कुछ इनके साथ ऐसा किया जाए कि भाई ये थोड़ा कंट्रोल में आ जाए। पर ऐसा अभी तक भी मतलब बहुत हद तक अभी जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई है उसके बाद से बहुत कंट्रोल आया है, वरना अगर आप 10 साल पीछे जाओ तो बहुत हाल बुरा था। अब यही एक टाइम पीरियड था गुजरात और बिहार के अंदर 1974 से 75 के बीच में कुछ मूवमेंट्स चल रहे थे, कुछ आंदोलन चल रहे थे। मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ गुजरात में कौन था। तो गुजरात के अंदर नवनिर्माण आंदोलन चल रहा था। ये जनवरी 1974 को स्टार्ट हुआ था और स्टूडेंट्स लोगों ने स्टार्ट किया था। इसमें सारे के सारे यंग स्टूडेंट्स थे, क्योंकि लोगों में गुस्सा था कि जो अनाज है वो बहुत महंगा हो रहा है, कुकिंग ऑयल महंगा हो रहा है, एसेंशियल जो आइटम्स होती हैं वो बहुत महंगी हो रही हैं, और करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसके अलावा अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो भी इनको सपोर्ट करने आ गई। अब जब अपोजिशन ने सपोर्ट दे दी तो ऑटोमेटिकली इसको एक फ्यूलिंग मिल जाएगी, इस प्रोटेस्ट को, इस मूवमेंट को। सिचुएशन बहुत खराब हो गई तो गुजरात के अंदर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना पड़ा। ठीक है, जब वहां के हालात बिगड़ने लगे, मामला हाथ से बाहर चला गया, तो प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाता है। और अपोजिशन की पार्टी ने डिमांड की कि भाई अब फ्रेश इलेक्शन कराओ, यहाँ की गवर्नमेंट जो है इनके बस की नहीं है इस सिचुएशन को ठीक कर पाना। तो इसमें मोरारजी देसाई, उन्होंने ये बोला कि अगर इलेक्शंस नहीं करवाए मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करूंगा, इनडेफिनाइट फास्ट, मैं जब तक मर नहीं जाऊंगा मैं फास्ट से तुम अपना मतलब जो है एक व्रत तोड़ूंगा नहीं है। ठीक है, हड़ताल ये चलेगी मेरी, भूख हड़ताल। और हुआ क्या, इतना प्रेशर आया कि फ्रेश असेंबली इलेक्शंस करवाए गए जून 1975 में। ये इसीलिए करवाए गए थे क्योंकि बहुत ही ज्यादा प्रेशर था। और रिजल्ट ये निकला कि कांग्रेस वाज डिफीटेड, कांग्रेस वहां पे हारी। ठीक है, ये यहाँ पे रिजल्ट निकला। अब बिहार की बात करते हैं। बिहार के अंदर मार्च 1974 में स्टूडेंट बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे। मैटर यहाँ पर भी लगभग लगभग सेम था। बढ़ती हुई कीमतें, खाने की कमी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन। और यहाँ पे एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लीडर जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण जो है, उनको स्टूडेंट लोगों ने इनवाइट किया कि आप आओ और हमारे इस मूवमेंट को लीड करो अगर हो सकता है। और मैं आपको बताऊं एक बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर थे ये। और उस टाइम पीरियड में ये पॉलिटिक्स से थोड़ा सा खुद को दूर कर चुके थे, जब लोग इनको बुला रहे थे कि आप आकर हमें लीड करो। तो जेपी नारायण ने बोला दो कंडीशन है, अगर ये दो बातें मानते हो तो ही मैं आपको लीड करूंगा। सबसे पहला तो कोई वायलेंस नहीं होनी चाहिए, नॉन वायलेंट ये पूरा मूवमेंट चलना चाहिए। मैं आप लोगों को सपोर्ट करूंगा, आप लोगों को गाइड करूंगा, लेकिन कोई हाथापाई नहीं करेगा। और ये बिहार के बाहर भी जाएगा, ये मूवमेंट सिर्फ बिहार तक का नहीं रहेगा। हमें इस आंदोलन को पूरे राष्ट्रीय लेवल पर, नेशनल लेवल पर लेके जाना है और सभी लोगों को एकजुट करना है, हमें यूनिटी बनानी है। जितने भी अपोजिशन के लोग हैं हम सबको एक होना है। तो जेपी लीडरशिप यानी कि जयप्रकाश नारायण जी की लीडरशिप में एक वर्ड निकल के आता है, टोटल रेवोल्यूशन। यानी कि हर तरीके से अब हमें चेंजेस चाहिए, पूरा रेवोल्यूशन चाहिए, संपूर्ण क्रांति जिसको हम कहते हैं। सोशल लेवल पर भी, इकोनॉमिक लेवल पर भी और पॉलिटिकल लेवल पे भी, तीनों लेवल्स पे हमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, हमें अब बदलाव चाहिए, क्रांति चाहिए। और जब भी एक ट्रू डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होगी। तो धीरे धीरे ये जो मूवमेंट था ये नेशनल लेवल पर स्प्रेड हुआ और धीरे धीरे अलग अलग जगहों के लोग आकर इस मूवमेंट में शामिल हो गए। और जेपी जी की डिमांड थी कि कांग्रेस पार्टी की जो गवर्नमेंट है बिहार के अंदर उसको डिसमिस किया जाए। और इसके लिए इन्होंने बहुत सारे बंद करवाए, यानी कि प्रोटेस्ट करके, हड़ताल कर कर एक दिन का बंद, चक्का जाम करवा देना या फिर घेराव करना, स्ट्राइक करना।
सो गवर्नमेंट ने तो लेकिन मना कर दिया कि भाई हम इतनी जल्दी तो अभी रिजाइन करेंगे नहीं। तो ये इनको ज्यादा सीरियस लिया नहीं जा रहा था अभी भी। अब फिर क्या हुआ, एट द सेम टाइम रेलवे के जो एम्प्लॉय थे, उनकी एक यूनियन थी, उन्होंने भी एक पूरे नेशन वाइड स्ट्राइक अनाउंस कर दी कि पूरे देश में जो भी रेलवे के कर्मचारी हैं, रेलवे के जितने भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, हम सारे लोग एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। और इससे क्या होगा, अगर रेलवे के कर्मचारी, आपको पता है रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिससे हमारी एक लाइफलाइन कहा जाता है, मतलब हमारे भारत के कितने लाखों करोड़ों लोग उससे डेली यात्रा करते हैं। अगर रेलवे के ही एम्प्लॉयज बंद कर देंगे रेलवे को, तो सोचो कितना नुकसान हो सकता है। और 1975 में जेपी नारायण जी ने एक बहुत बड़ी लोगों की संख्या लेकर पार्लियामेंट की तरफ इन्होंने मार्च किया। और आप मान सकते हो दिल्ली में उस टाइम की वन ऑफ द लार्जेस्ट रैली मानी जाती है। इतनी बड़ी रैली निकाली जहां पे इतने सारे लोग जो है वो शामिल थे। अब इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या पड़ा देखो, जेपी नारायण जी की जो मूवमेंट थी, अब इसको पहले तो ये अकेले जुड़े थे, अब धीरे धीरे इनको देख के जितनी भी नॉन कांग्रेस पार्टीज थी जो अपोजिशन में थी जो कांग्रेस के, वो भी आकर इनसे जुड़ने लग गई। चाहे भारतीय जनसंघ हो, चाहे कांग्रेस ओ हो पुरानी वाली, चाहे भारतीय लोकदल हो, चाहे सोशलिस्ट पार्टी हो, तो जितने भी नॉन कांग्रेस अपोजिशन की पार्टीज थी, वो सारी की सारी आके अब जेपी नारायण जी को सपोर्ट करके इस मूवमेंट में जुड़ गई। तो अपोजिशन जी ने मतलब जितने भी अपोजिशन थे, उन्होंने क्या करा कि इंदिरा गांधी के अल्टरनेटिव के रूप में जेपी नारायण को लोगों ने देखना शुरू कर दिया था। ठीक है, हालांकि वो खुद एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हो गए थे। सो इंदिरा गांधी के लिए, सो दीज प्रोटेस्ट एज पर्सनल अटैक्स ऑन हर लीडरशिप, इंदिरा गांधी को अब ये लगने लग रहा था कि मेरी लीडरशिप के ऊपर अब ये जेपी नारायण जी मिलकर पर्सनल अटैक करवा रहे हैं। उनको वो अपनी ईगो पर ले गए, मैंने बताया वो पर्सनली ज्यादा ले लेती थी। और उनको ये समझ में आ गया कि अपोजिशन जो है वो पूरा मोटिवेटेड है, पूरे इस मूड में है कि वो मेरे को पावर से हटाना चाहते हैं, उनका एक ही एम है कि मुझे हटाना। ये इंदिरा गांधी को समझ आ रहा था। अब मैं आगे अगर आपको बताऊं जुडिशरी के साथ डिटेल में कि आखिर कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल इशू क्या था कि देखो भाई, कि क्या पार्लियामेंट जो है, कैन पार्लियामेंट एब्रिज फंडामेंटल राइट्स, ये फंडामेंटल राइट्स को लेकर था। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली बोला ये राइट आपको नहीं है। ठीक है, पार्लियामेंट कैन नॉट एब्रिज फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट जो है ये काम नहीं कर सकता। दूसरा एक और कॉन्फ्लिक्ट आया, कैन पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू कर्टेल द राइट टू प्रॉपर्टी, क्या ये चीज हो सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला जी भाई ये भी नहीं कर सकते आप, जो राइट्स होते हैं कैन नॉट बी कर्टेल्ड थ्रू अमेंडमेंट्स, आप अमेंडमेंट करके इसको नहीं कर सकते। पहले क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, फिर उसको हटा दिया था। तो ये जो मैटर पूरा चला था इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि भाई सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये जो फंडामेंटल चीजें होती हैं, फंडामेंटल राइट्स वगैरह होते हैं, आप सिंपली इसको ऐसे अमेंडमेंट करना, बदल देना, जोड़ देना, घटा देना, इतना इजीली आप नहीं कर सकते। कैन पार्लियामेंट अब्रिज फंडामेंटल राइट्स टू एनफोर्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, क्या ऐसा हो सकता है? पार्लियामेंट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू अलाउ दिस, तो पार्लियामेंट ने इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर कर इसको अलाउ करवाने के लिए एक चेंज करा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा इस अमेंडमेंट को ही रिजेक्ट कर दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अपने आप से आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर रहे हो और उससे कुछ भी आप ऐसा छेड़खानी कर रहे हो जो हमारे फंडामेंटल से जुड़ा हुआ है। तो तीनों कॉन्फ्लिक्ट से एक एक बात क्लियरली निकल के आती है कि सुप्रीम कोर्ट का एक ही मानना था कि जो फंडामेंटल हमारी चीजें होती हैं, जिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है, आप उससे छेड़खानी नहीं कर सकते। जो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं, या कोई भी ऐसी चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल से जुड़ी हुई है, उसमें छेड़खानी नहीं हो सकती। तो यहीं से केस निकल कर आता है 1973 का, एक बहुत ही बड़ा एक लैंडमार्क रूलिंग आती है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की, कि भाई जजमेंट ये आई कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हाँ आप बदलाव करो कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर आपको कुछ बुरा लगता है, नया कुछ जोड़ना घटाना है आप करो, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को पलट नहीं सकते या बदल नहीं सकते। और एक बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन निकल के आया, मैंने अभी आपको बताया ना, एक बेसिक एक फंडामेंटल्स होते हैं हर चीज के, आप उसको नहीं बदल सकते। आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी ऐड करो, कुछ भी जोड़ो, पर फंडामेंटल चीजें आप थोड़ी बदल सकते हो। तो इससे पार्लियामेंट की पावर थोड़ी सी कम हो गई, जो पहले वो कुछ भी अमेंडमेंट कर दिया करते थे, वो चीजें थोड़ी सी कम हो गई, ये हमें देखने को मिलता है। अब 1973 में क्या हुआ देखो, चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट का एक मैटर था। केशवानंद भारती केस के बाद एक वैकेंसी आई सीजीआई के लिए,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए। तो हमारा ट्रेडिशन ये कहता है जो सीनियर मोस्ट जज होता है वही सीजीआई बनता है, लेकिन गवर्नमेंट ने इस ट्रेडिशन को तोड़ दिया इंदिरा गांधी के टाइम पे। ए एन रे को सीजीआई बना दिया गया और 3 सीनियर जज को स्किप करके ए एन रे को चीफ जस्टिस यानी कि सीजीआई बना दिया गया। और अब मैं आपको बताऊं, जो 3 सीनियर जज थे जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, केशवानंद भारती केस के अंदर जो मैटर चल रहा था, जो रूलिंग चल रही थी, उन्हीं 3 जजों को इग्नोर करवाकर सीधा सीधा सीजीआई बना दिया जाता है इन तीनों से कम सीनियर मोस्ट जज को, और उनका नाम था ए एन रे। तो ये देखा गया एक पॉलिटिकल मूव कि भाई ये तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाएगी, इंदिरा गांधी तो अपने लोगों को ही सुप्रीम कोर्ट में बिठाना चाहती है, मतलब एक ट्रेडिशन चला आ रहा है जो सीनियर लोग होते हैं वही जज बनते हैं, सीनियर मोस्ट। तो 3 जब सीनियर बैठे हैं आप उसको स्किप कैसे कर सकते हो? उसको स्किप करके आप किसी और को आगे सीजीआई बना रहे हो, तो ये नहीं हो सकता। अब ये धीरे धीरे ये जुडिशरी की टेंशन्स बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट अब यहाँ पे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जुडिशरी पे आरोप लगा रही है कि भाई इतना ज्यादा कंजर्वेटिव मत बनो, आप हम गरीबों के लिए कुछ कर रहे हैं, आप उनको इतना ज्यादा मत रोको, ठीक है। तो इंदिरा गांधी के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने तो जुडिशरी के बारे में ये भी कह दिया कि भाई इंदिरा सपोर्टर्स स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट अ जुडिशरी एंड ब्यूरोक्रेसी कमिटेड टू गवर्नमेंट्स विजन, कि मतलब दिस ब्लड द लाइन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो लोगों को अब ये लगने लग रहा है कि देखो जो जुडिशरी होती है उसका काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करना, यानी कि क्या संविधान कहता है उसको सही और गलत को बताना। तो अब ये यहाँ पे पॉलिटिक्स वगैरह ज्यादा घुस रही है। इंदिरा गांधी वाले लोग कह रहे हैं जी हाँ जुडिशरी गलत है, अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी गलत है, वो पॉलिटिकल मूव्स खेल रही है यहाँ पे जुडिशरी के साथ, जो कि देश के लिए बहुत खतरा है। अब क्लाइमैक्स देखो क्या हुआ। सो कल्मिनेटेड इन इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट 1975 की बात करूं तो हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद का एक जजमेंट आया, इंदिरा गांधी के इलेक्शन को ही इनवैलिड बता दिया गया। और इससे क्या हुआ, इंदिरा गांधी इमीडिएटली ट्रिगर हो गई जब हाई कोर्ट ने बोला कि भाई तुम जो जीते हो ना, तुम्हारा इलेक्शन ही पूरा इनवैलिड है, तुमने गलत तरीकों का यूज किया है, और ये हाई कोर्ट की रूलिंग थी। अब हुआ क्या, जब ट्रिगर आ गया तो भाई इंदिरा गांधी कुछ तो करेगी। 1975 में हुआ क्या था, 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जी ने एक आदेश सुनाया, और उसमें हुआ क्या था, जो केस था वो फाइल किया था राज नारायण जी ने, जो कि एक सोशलिस्ट लीडर थे और 1971 में हारे भी थे चुनाव में। तो एलिगेशन ये आया कि इंदिरा गांधी ने गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज और सर्वेंट्स को अपने 1971 के इलेक्शन कैंपेनिंग में उनके पावर का मिसयूज किया है, उनको अपना काम निकलवाया है उनसे। वो आपके पर्सनल सर्वेंट्स नहीं थे, वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, वो लोगों के सर्वेंट्स हैं, पर इंदिरा गांधी ने उन लोगों का पर्सनली यूज किया है, ये एक उनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया। तो ये सबसे मेन बात थी। तो इसका फैसला ये हुआ कि इंदिरा गांधी के जो इलेक्शन हुए हैं उसको इनवैलिड बताया गया लीगली। अब वो एमपी नहीं रह सकती, ये कोर्ट ने कह दिया। अब सोचो आप, एमपी जो होता है वही तो पीएम होता है ना, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, जो मतलब लीडर होता है मेन, जो मतलब मेजोरिटी पार्टी का, वो पीएम होता है। तो जब आप एमपी ही नहीं रहे तो आप पीएम किस बेस पे रहोगे? सो शी कुड नॉट रिमेन प्राइम मिनिस्टर अनलेस री इलेक्टेड विद इन 6 मंथ्स। तो जब तक वो दोबारा से इलेक्शन नहीं होते तब तक तो वो पीएम अब रह नहीं सकती। अगर कोर्ट का ही आदेश आ गया है कि भाई नहीं अब आप लीगली प्राइम मिनिस्टर या एमपी नहीं हो, सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ मिलती है। देखो हाई कोर्ट से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप ऊपर जा सकते हो ना अपील लेके, तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला होता है लास्ट। सो हुआ क्या, इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी और कोर्ट ने बोला कि भाई आपको स्टे दे देते हैं, अभी के लिए आपको नहीं हटाया जाएगा, आप एमपी रह सकते हो और आप पीएम भी रह सकते हो, ठीक है, टिल अपील वॉज डिसाइडेड, जब तक ये डिसीजन नहीं आता। बट आप लोकसभा मतलब बट शी कुड नॉट वोट इन लोकसभा और पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स। लोकसभा के अंदर जो वोटिंग होती है ना, हर मेंबर का वोट होता है, वो आपको नहीं मिलेगा, जो प्रोसीडिंग्स होंगी उसमें आप अभी नहीं जा सकते, बाकी एमपी आप रहोगे, पीएम भी रहोगे। तो इससे इंदिरा गांधी की जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है उसको बहुत बड़ा झटका लगा, उनके लिए बहुत बड़ी चीज थी भाई ये, कि अगर कोई आके आपको सीधा कह दे आप एमपी नहीं हो, आप पीएम भी नहीं रह सकते, फिर सुप्रीम कोर्ट से आपको मदद मिली, थोड़ी सी आपको स्टे मिला, तो अब इनको थोड़ा सोचना था आगे क्या करना है। सो अब जो अपोजिशन वाले थे वो तो क्लियर कह रहे थे कि भाई अगर कोर्ट ने कह दिया है तो सीधा इनको रिजाइन करवाओ, इनको हटाओ, इनका मतलब क्या बनता है अब रहने का। तो बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट होती है, मूवमेंट्स होती हैं पूरे कंट्री में, पूरे देश में बहुत ही ज्यादा इंटेंस, बहुत बुरे तरीके से आप मान के चलो लोग गुस्से में आ गए कि अब इनको हटाओ।
तो इंदिरा गांधी के लिए तो यार एक सर्वाइवल का क्राइसिस आ गया यहाँ पे, पॉलिटिकल उनका करियर खत्म हो सकता था पूरा यहाँ पे, अगर इस तरीके से उन्होंने कुछ धांधली करी है। और अगर सुप्रीम कोर्ट से उनको मदद मिली है तो इसी मदद के पीरियड में जो स्टे मिला है उनको कुछ ऐसा सोचना था कि जिससे कि उनका करियर बच जाए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो रिस्पॉन्स क्या आया, अपोजिशन का लगातार प्रेशर आ रहा था। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था तो अपोजिशन तो तभी से कह रहा था कि इंदिरा गांधी रिजाइन करो। लेकिन 25 जून 1975 1975 को जेपी नारायण ने एक बहुत बड़ी रैली करी दिल्ली के रामलीला ग्राउंड के अंदर। बहुत बड़ी रैली, इतने ज्यादा लोग शामिल थे उसमें, बहुत भीड़ भड़ाका था। तो जेपी नारायण जी ने अनाउंस किया कि भाई हमें अब एक सत्याग्रह करना है, और वो भी करना है पूरे इंडिया में। क्यों करना है? क्योंकि इंदिरा गांधी जी का रिजाइनेशन हमें चाहिए। हम चाहते हैं इंदिरा गांधी अब ना रहे, क्योंकि वो बहुत बुरा बुरा कर रही हैं। तो उन्होंने बोला आर्मी पुलिस गवर्नमेंट के एम्प्लॉय आप सारे आ जाओ, ये इंदिरा गांधी जो भी काम कर रही है ये इलीगल है, आप इनके क्यों आप मतलब एम्प्लॉय बन के काम कर रहे हो। सो सीधा सीधा ये एक धमकी थी गवर्नमेंट के लिए कि भाई यहाँ से अगर जेपी नारायण की बात का असर हो जाता तो शायद गवर्नमेंट पैरालाइज भी हो सकती थी। क्योंकि अगर सारे एम्प्लॉई सारे ब्यूरोक्रेट सारे आर्मी पुलिस वाले अगर जेपी नारायण की सुनने लगेंगे तो इंदिरा गांधी की तरफ तो कुछ बचेगा नहीं और गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो गवर्नमेंट ने सीधा रिस्पॉन्स यही दिया कि इमरजेंसी डिक्लेयर होगी। 25 जून 1975 की रात को, याद रखना दिन में नहीं रात को, इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर कर दिया इमरजेंसी अंडर द आर्टिकल 352। आपने 11th क्लास में ये पढ़ा होगा, आर्टिकल 352 जो है ये लगाया जाता है। और जब आपको लग रहा है कि हाँ इंटरनल डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा हो रही है, आपको खतरा लग रहा है कि हाँ भाई देश की सिक्योरिटी को खतरा हो रहा है, तभी ये चीज लगाई जाती है। और इस टाइम पे जब इमरजेंसी लगाई जाती है तो फेडरलिज्म पूरा सस्पेंड हो जाता है। यानी कि आपको पता होगा कि जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट होती है उसमें एक तो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट काम कर रही होती है ना, और एक होती है स्टेट लेवल की गवर्नमेंट काम कर रही होती है। लेकिन जब इमरजेंसी लगती है तो ये फेडरलिज्म खत्म हो जाता है और सारी की सारी पावर यूनियन के पास आ जाती है। मीन सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखता है। तो ये इमरजेंसी डिक्लेयर करते ही स्टेट्स की पावर खत्म। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं उन पे भी रेस्ट्रिक्शन लग जाते हैं। आप बोल नहीं सकते मन मर्जी से, कहीं जा नहीं सकते आ नहीं सकते। सो एक कहीं ना कहीं आपके फंडामेंटल राइट्स भी रोक दिए जाएंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इमरजेंसी इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस व्हेन नॉर्मल पॉलिटिक्स कैन नॉट फंक्शन। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है जब बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई सिचुएशन आ जाती है, जब आपको लग रहा है कि नॉर्मल पॉलिटिक्स नहीं चल पा रही है, तभी इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। अदरवाइज छोटी छोटी बातों पे इमरजेंसी कोई डिक्लेयर नहीं करता। और जहां तक मुझे समझ आ रहा है, अगर इंदिरा गांधी जी की पर्सनल जो उनको अपने डर थे उनको अगर आप हटा दो तो देश में तो इतना कोई आतंक तो फैला नहीं हुआ था। जेपी नारायण जी अपनी प्रोटेस्ट कर रहे थे जो बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट थी, कोई वहां पे हाथापाई नहीं हो रही थी। पर इनको अपना डर था कि हमारी अगर एक बारी गद्दी गई तो गई, उसके बाद मिलना वापस मुश्किल हो जाएगा। तो इन्होंने क्या करा, 25 जून 1975 की रात को प्राइम मिनिस्टर ने सीधा सीधा रिकमेंड करा, जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे फकरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। और तुरंत, क्योंकि देखो प्रेसिडेंट को बताना पड़ता है, सजेशन देना पड़ता है, प्रेसिडेंट ही उसको लागू करता है। तो इन्होंने सीधा सजेस्ट किया वो भी रात को कि भाई आप इस चीज को करो। और उन्होंने इंस्टेंटली इसको अप्रूव कर दिया सीधा इंदिरा गांधी जी की सुनते ही। और सीधा सीधा न्यूज़पेपर ऑफिस सभी की इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई अगले दिन सुबह सुबह, कि भाई सभी को एकदम से ना पता चले। और अपोजिशन के जितने लीडर थे उन सबको अरेस्ट कर लिया गया, और जितने भी एक्टिविस्ट थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। सोचो भाई ये क्या एक ब्लैक डे नहीं है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, कि इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में दिन दिहाड़े ऐसा चल रहा है, अपोजिशन को आप गिरफ्तार कर रहे हो, जो एक्टिविस्ट हैं उनको आप गिरफ्तार कर रहे हो, रातों रात कोई प्रोटोकॉल नहीं फॉलो हो रहा, आधी रात को आप प्रेसिडेंट को कॉल करके कह रहे हो कि भाई इमरजेंसी अप्रूव करवा दो। तो 26 जून 1975 सुबह 6 बजे कैबिनेट इन्फॉर्म्ड ऑफ इमरजेंसी आफ्टर अरेस्ट एंड सेंसरशिप वर ऑलरेडी डन। सोचो भाई, कैबिनेट के अंदर जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी 6 बजे बता रही हैं वो सुबह, जब बड़े लेवल पे अरेस्ट हो चुके हैं लोग और सेंसरशिप्स लगाई जा चुकी हैं। कैबिनेट से मीटिंग लेना भी जरूरी नहीं समझा इंदिरा गांधी जी ने। मतलब ये उन्होंने अपना डिसीजन लिया, प्रेसिडेंट को बोला, उन्होंने अप्रूवल दे दी और खत्म कहानी। मतलब कैबिनेट का कोई रोल ही नहीं रखा उन्होंने, अगले दिन सुबह बता रही है कि भाई ऐसे ऐसे मैंने किया है,
अब कैबिनेट क्या करेगा कि जी मत करो मैडम, वो तो बोलेगा भाई ठीक है कर दिया तो ओके। तो देखो सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ये बिगिनिंग थी सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल पीरियड की। जो हमारा भारत का इतिहास रहा है ना, जब हम डेमोक्रेसी को पढ़ते हैं तो सबसे बड़ा जो ब्लैक चैप्टर है वो यही है हमारे आजाद भारत की हिस्ट्री में, कि ये जो इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड पे इमरजेंसी लगी थी, ये कांग्रेस के ऊपर इतना बड़ा दाग है जो आज तक नहीं धुल पाया है। आज भी अपोजिशन उसको टारगेट करता है कि भाई इमरजेंसी में तुमने बहुत बुरा किया था। तो सारी पावर पीएम के हाथ में और यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में चली गई, और अपोजिशन को तो रातों रात साइलेंस करवा दिया, मतलब कोई अपनी बात भी नहीं रख सकता, सीधा सीधा उनको चुप करवा दिया गया। तो ये तो बिल्कुल गलत था। अब ये जो इमरजेंसी लगाई गई, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? सबसे पहले तो जो नॉर्मल पॉलिटिक्स चलती थी इंडिया में वो पूरी तरीके से रुक गई, सस्पेंड हो गई। जो एजिटेशंस थी, प्रोटेस्ट होते थे, जो स्ट्राइक्स होती थी, यानी कि जो लोग हड़ताल कर रहे थे, जो लोग अपनी आवाज रखते थे, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी कुछ बोलता था, तो सीधा सीधा उसको सस्पेंड कर दिया गया। अपोजिशन के लीडर्स को बड़े नंबर में, बड़ी संख्या में जेल के अंदर डाला गया। आप देखो सीधा सीधा अगर आप इंदिरा गांधी जी अगेंस्ट बोलोगे कुछ भी तो सीधा जेल जाओगे। तो पॉलिटिकल जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ज्यादा टेंस हो गया, मतलब एक तरीके से लोग टेंशन में आ गए कि हम कुछ बोलें या हम कुछ ना बोलें। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात हो गई। प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगाई गई। देखो भाई, फ्रीडम ऑफ प्रेस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ना, आप मतलब मान के चलो कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जो हमारी प्रेस है, मीडिया है, आप उसको कैसे शांत करवा सकते हो? ये भी करवाया गया। न्यूज़पेपर में अगर आपको कुछ भी छापना है तो गवर्नमेंट पहले उसका अप्रूवल देगी, उसके बाद वो चीज पब्लिश होगी। तो सोचो ये तो कैसा हिटलर शाही हो गई है, तो एक तरीके से इसको आप कहोगे प्रेस सेंसरशिप। प्रेस के ऊपर ही रोक लगा दी। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडियन एक्सप्रेस और द स्टेट्समैन ऐसी अखबार हैं जहां पे ब्लैंक स्पेसिस छोड़े गए, जहां पे क्या था कि कुछ चीजों को सेंसर किया गया था। सेमिनार और मेन स्ट्रीम मैगजीन के अंदर तो उन्होंने क्या करा कि भाई उन्होंने अपने आप को ही बंद कर दिया, रोक दिया छापना। और बहुत सारे जर्नलिस्ट जो एक्टिव थे, जो सच्चे थे, उनको भी जेल के अंदर डाल दिया गया। तो प्रेस के साथ तो बहुत बुरा हुआ था, मीडिया के साथ बहुत बुरा हुआ था। जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो समाज सेवी संगठन है, उनको बंद कर दिया गया। आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो अपने आप में इतना बड़ा काम करता है समाज सेवा का, उस पर रोक लगा दी गई। जमात ए इस्लामी एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऊपर भी बैन लगा दिया गया। और ये बोला गया कि भाई सोशल और कम्युनल प्रॉब्लम्स ना हो, दंगे ना भड़के, इसलिए लगाया जा रहा है। तुम ये सोचो भाई, जितना भी हमने बैकग्राउंड पढ़ा है, ये एनसीईआरटी आज नहीं छपी है, ये एनसीईआरटी कांग्रेस के गवर्नमेंट के टाइम से चल रही है। कहीं भी इसमें कोई ऐसा पैराग्राफ आपने पढ़ा है कि हिंदू मुस्लिम्स का झगड़ा हो रहा था, या कोई कम्युनल टेंशंस थी, या दो रिलीजन के लोग आपस में एक दूसरे का सर फोड़ रहे थे, इस वजह से इमरजेंसी लग रही है? नो। इमरजेंसी लगाने का मेन कारण था अपनी सत्ता को बचाना, अपनी कुर्सी को बचाना, जिसके लिए आप जस्टिफिकेशंस दे रहे हो कि भाई हम आरएसएस को बैन कर देंगे, हम जमात इस्लामी को बैन कर देंगे, हम न्यूज़पेपर नहीं छपने देंगे। जबकि ऐसा कुछ छपता भी नहीं था, इतना कुछ नहीं था कि इंटरनल प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। लेकिन यहाँ पे एक रीजन दिया गया। और सबसे बुरी बात थी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करना। फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया। तो जो लोगों के पास एक राइट होता है कि मान लो पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया, है ना, अब मेरे पास इतना राइट है कि मैं कोर्ट जा सकता हूं, अपना वकील करूंगा, या मैं कोर्ट के सामने अपील करूंगा कि जी मेरे को गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है। अब वो वाला राइट भी छीन लिया गया। और प्रिवेंटिव डिटेंशन का बहुत ज्यादा यूज किया गया। प्रिवेंटिव डिटेंशन आपने 11th में ये वर्ड सुना होगा। अगर आपको किसी पे शक हो रहा है, आप उसको शक के तौर पर गिरफ्तार कर रहे हो, ठीक है, डिटेन कर रहे हो। तो हुआ क्या, लोगों को क्राइम के नहीं, लोगों को सिर्फ और सिर्फ अगर लग रहा है कि अगर मान लो ये कुछ गड़बड़ी कर सकता है तो इसको उठा के अंदर कर दो पहले ही। सोचो भाई, ये किसी ने क्राइम नहीं किया, किसी ने कोई एक्टिविटी नहीं करी, उसको आप सीधा जेल में डाल रहे हो, डिटेन कर रहे हो। तो ये तो बहुत गलत है ना। पॉलिटिकल जो वर्कर्स हैं उनको अरेस्ट कर दिया गया, मतलब कोई रेमेडी भी नहीं है उसकी, सीधा अरेस्ट कर दिया, जब मन करेगा तब छोड़ेंगे, कोर्ट तो आप जा ही नहीं सकते। तो ये तो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। अब जुडिशरी का क्या रोल है? मैनी हाई कोर्ट्स इनिशियली अलाउड हबीस कार्पस पिटीशंस, यानी कि अरेस्ट को चैलेंज करना ये पहले अलाउड था। लेकिन 1976 के अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस चीज को ओवररूल करते हुए जजमेंट दी कि इमरजेंसी के टाइम जो गवर्नमेंट है वो राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी तक को भी छीन सकती है। इतनी पावर दे दी गवर्नमेंट के हाथ में, अगर इमरजेंसी लगा दी, चाहे लोग मरे, चाहे लोगों की लाइफ लिबर्टी कुछ भी जाती रहे,
ये भी गवर्नमेंट छीन सकती है। और ये सबसे बड़ी और कंट्रोवर्शियल जजमेंट है इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री की, कि लोगों की राइट टू लाइफ कैसे गवर्नमेंट छीन सकती है भाई। ये अपने आप में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, ठीक है, जो देखने को मिलती है। एक्ट्स ऑफ डिसेंट एंड रेजिस्टेंस, कुछ पॉलिटिकल वर्कर्स अंडरग्राउंड काम कर रहे थे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी थी जो सीक्रेटली काम कर रही थी। भाई ऑब्वियसली अगर खुल के काम करोगे तो आप जेल जाओगे, तो काम तो करना है, लेकिन तो कुछ लोग छुप के अंडरग्राउंड होकर काम कर रहे थे। कुछ न्यूज लेटर्स थे, कुछ लीफलेट्स थे, और उसमें हमें कुछ पता चलता, कुछ राइटर्स थे, ठीक है। और उनको राइटर्स रिटर्न, उन्होंने जब प्रोटेस्ट करते करते जो उनको उपाधियां मिली थी, अवार्ड मिले थे, वो भी उन्होंने वापस लौटा दिए इमरजेंसी के टाइम। जैसे शिवराम करंत, इनको पद्म भूषण मिला हुआ है, इन्होंने वापस लौटा दिया। फणीश्वर नाथ रेणु, इन्होंने पद्मश्री लिया था और इन्होंने वापस लौटा दिया, जैसे लिया वैसे लौटा दिया, कि भाई मेरे को नहीं चाहिए ऐसे देश में जहां पे डेमोक्रेसी की दिन दिहाड़े हत्या हो रही है। तो आप मान के चलो कि क्योंकि यहाँ पे ओपनली कोई भी बुराई नहीं कर सकता था उस टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों में गुस्सा आ चुका था, ये बहुत गलत हो रहा था जो हो रहा था। और अब मैं आपको बताता हूं कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस ड्यूरिंग द इमरजेंसी। जब इमरजेंसी लगाई गई थी तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी बहुत सारे बदलाव किए गए थे, बहुत सी ऐसी चीजें थी जिसमें चेंजेस हुए थे। जैसे कि इलेक्शन इम्यूनिटी अमेंडमेंट, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट के बाद क्या हुआ, पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट करा कि भाई डिक्लेयरिंग दैट इलेक्शन ऑफ पीएम, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कुड नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट। अब आप ये मान के चलो कि भाई सीधा सीधा कोर्ट ने बोला कि आप इनवैलिड हो। इलाहाबाद वालों ने तो यही कहा था, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला था। इन्होंने इस स्टे पीरियड में क्या दिमाग लगाया कि भाई जो हम पार्लियामेंट में अमेंडमेंट कर देंगे कि पीएम, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अगर इलेक्ट हो गए तो कोर्ट में चैलेंज उनको कोई कर ही नहीं सकता। तो ये तो सीधा सीधा अपने आप को बचा लिया। इंदिरा गांधी जी ने अपनी पोजीशन को सेव करने के लिए इतना बड़ा बदलाव कर दिया। फिर 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसको माना जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से, क्योंकि इसमें बहुत बड़े लेवल पर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे पास हुआ था। अब इसमें ऐसी कुछ बातें थी जो कि एग्जीक्यूटिव है उसको पावरफुल बना देती है। कैसे? सबसे पहले 5 साल के लिए जो नेता चुने जाते हैं लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के, वो बढ़ाकर इन्होंने 6 साल कर दिया, ठीक है। सबसे पहला रिफॉर्म ये करा, बदलाव। तो ये क्या था, एक परमानेंट चेंज इनको करना था। इमरजेंसी के टाइम पे इलेक्शंस कुड बी पोस्टपोन्ड बाय 1 ईयर, ठीक है, ये भी इन्होंने कर दिया। इसके अलावा आफ्टर द 1971 लोकसभा इलेक्शंस, द नेक्स्ट इलेक्शंस वाज पुश्ड टू 1978। अब देखो 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, 71 में हुए हैं तो कायदे से 1976 में होने चाहिए, पर इन्होंने बोल दिया कि नहीं, अगले इलेक्शन होंगे हम 1978 में करवाएंगे हम, ठीक है, ऐसा बोल दिया। सो बहुत सारे और भी चेंजेस हुए, आप मान के चलो, जो कि नहीं होने चाहिए थे, ठीक है। ये ऐसे चेंजेस हैं जो बहुत ही गलत हो रहे हैं, ये एक तरीके से तानाशाही, ऐसा नहीं होना चाहिए था। डेमोक्रेटिक इम्पैक्ट क्या हुआ, ये जो चेंजेस थे इससे जुडिशियल रिव्यू, मतलब दीज चेंजेस रिड्यूस जुडिशियल रिव्यू ओवर इलेक्शंस। तो जुडिशरी जो एक रिव्यू करती है कि हाँ भाई जो जुडिशरी को गलत लग रहा है उसको वो रोक सकते हैं, अब वो चीज़ वो नहीं कर सकती, और रूलिंग पार्टी को ज़्यादा पावर आ गई इलेक्शंस के बिना। हमारी डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी कितनी वीक हो रही है, सोचो इसमें, कि डेमोक्रेसी का तो कोई मैटर ही नहीं रहा। अब सीधा गवर्नमेंट का जो मन कर रहा है, पर्सनल अथॉरिटी है, अपनी घर की सरकार है, अगर मन करे तो रहो 5 साल क्या 6 साल 10 साल रहो, अमेंडमेंट कर दो। मतलब ये बहुत ही गलत तरीका है सरकार में रहने का। अब 1975 से लेकर और 1977, ये जो हमारा टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में हमने इमरजेंसी से क्या क्या सीखा। कुछ अच्छी चीजें सीखी होंगी, कुछ बुरी चीजें भी सीखी होंगी। तो लेसन्स हमने कुछ यहाँ पे सीखे हैं। स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों होती हैं जो आपको समझनी है। सबसे पहले वीकनेस देखो, इमरजेंसी के टाइम पे सिविल लिबर्टीज को पूरी तरीके से सस्पेंड किया गया था, अपोजिशन को पूरी तरीके से दबाया गया था, और इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं डेमोक्रेटिक, जो अपनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, उनको मिसयूज किया गया था। तो ये तो सबसे बेकार चीज हुई है, ये वीकनेस है जो हमें नहीं होना चाहिए था ऐसा हमारे देश के अंदर। इसके अलावा स्ट्रेंथ क्या है, चाहे कितना भी ब्लैक पीरियड मान लो, ब्लैक डे मान लो, डेमोक्रेसी तुरंत जैसे ही इमरजेंसी खत्म हुई लोगों ने अपना डिसीजन लिया और इंदिरा गांधी जी को हटाया और डेमोक्रेसी रिवाइव हो गई।
जो हमें लग रहा था डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, वो खत्म नहीं हुई थी। लेसन हमने ये सीखा कि भाई बहुत ही मुश्किल है डेमोक्रेसी को इंडिया में खत्म कर पाना। आप टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए चेंजेस कर सकते हो अपने फायदे के लिए, पर लॉन्ग टर्म में लोग आपको ये चीज करने नहीं देंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स आफ्टर इमरजेंसी, तो हुआ क्या, ये जितनी भी चीजें हुई, तो उससे एक चीज तो अब करनी पड़ेगी अपने को कि भाई कल को कोई भी पीएम बने, दोबारा ये सिचुएशन ना बने कि भाई कोई अपनी मनमर्जी से कुछ कर रहा है। तो इसके लिए इंटरनल इमरजेंसी तभी लगाई जा सकती है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, यानी कि इंटरनल डिस्टरबेंस हो रही है, तो उसको देखकर आप ये नहीं कह सकते कि भाई हम इमरजेंसी लगा रहे हैं। अगर गोली बारूद बम धमाके चल रहे हैं तभी इंटरनल इमरजेंसी लगती है, ऐसे नहीं लगेगी। अगर आप कहो कि भाई कोई मेरे आगे प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है, मैं इमरजेंसी लगा दूंगा या लगा दूंगी, तो अब ऐसा नहीं होता। और यूनियन कैबिनेट मस्ट गिव रिटन एडवाइस टू द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी, जो पूरी यूनियन कैबिनेट है, जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो रिटन में एडवाइस देंगे कि हाँ ये चीज अब आप करो। ये नहीं होगा आधी रात को प्रेसिडेंट को कॉल करके बोल दो इमरजेंसी लगा दो, उसने लगा दी, सुबह सारा काम निपटा के आप फिर अपने कैबिनेट को बता रहे हो कि इमरजेंसी तो लग गई। तो ऐसे नहीं होता, ये बहुत बेकार तरीका है। ये चेंजेस करे गए ताकि आर्टिकल 352 का कोई भी मिसयूज ना करे। ये बहुत बड़ा आर्टिकल होता है भाई, और इसको कोई भी मिसयूज ना करे। सिविल लिबर्टी की क्या वैल्यू होती है, क्योंकि आप देखो 1977 के बाद क्या हुआ, अब इस मामले में कोर्ट और एक्टिव हो गई कि सिविल लिबर्टी कोई नहीं छीनेगा, और बहुत सारी जो सिविल लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी बन गई इस मैटर को देखने के बाद कि भाई हमें एक्टिव रहना पड़ेगा, अब कोई भी सरकार ऐसा ना करे। सो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना तो डेमोक्रेसी में सबसे मेन चीज होती है। अगर राइट्स ही नहीं रहेंगे तो वो डेमोक्रेसी किस चीज की, आप किसी को भी अंदर कर दे रहे हो, तो फिर तो फायदा नहीं है ऐसी डेमोक्रेसी का। तो अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो सोल्व नहीं हो पाए, जैसे डेमोक्रेसी वर्सेस प्रोटेस्ट, कि क्या सिटीजन्स को पूरी फ्रीडम होनी चाहिए प्रोटेस्ट करने की, जो उनका मन करे वो रखें, और क्या शुड प्रोटेस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोटेक्ट रूटीन गवर्नेंस, क्या आप हड़ताल प्रोटेस्ट को रोकें ताकि जो दिनचर्या है गवर्नमेंट की वो अफेक्ट ना हो, लोगों को राइट हो या ना हो। तो ऐसे कुछ बहुत सारे अनरिजॉल्व क्वेश्चंस जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाए हैं। आज भी अगर कोई मैटर होता है लोग सड़कों पे बैठ जाते हैं आके, और डेली का रूटीन कहीं ना कहीं उससे अफेक्ट होता है। तो क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब देखो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का इमरजेंसी में क्या रोल था, अब थोड़ा सा इसके ऊपर मैं बात करता हूं। और इसमें सबसे पहले एक रिपोर्ट पढ़ेंगे हम, शाह कमीशन की रिपोर्ट। इमरजेंसी के टाइम पे ब्यूरोक्रेसी और पुलिस, यानी कि जो आपके आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, एसीपी, डीसीपी, पुलिस जितने भी होते हैं, रूलिंग पार्टी ने उनको बहुत ज्यादा यूज किया था एज अ टूल। ठीक है, एज अ टूल उनको यूज किया था, और दे कुड नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली, जो उनको करना था वो खुद नहीं कर पा रहे थे। तो प्रॉब्लम ये थी कि वल्नरेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू पॉलिटिकल प्रेशर, की जो एडमिनिस्ट्रेशन है कितना ज्यादा वल्नरेबल है, मतलब पॉलिटिकल प्रेशर आता है तो आईएएस आईपीएस वैसा करने लग जाते हैं जैसा ऊपर वाले नेता कह रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत है, ये बहुत अहम रोल होता है इनका। तो अब देखो पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी, देखो इलेक्शंस जब करवाए जाते हैं तो ये एक रेफरेंडम होता है, जनता की आवाज होती है इलेक्शंस। अगर आपने जनता के साथ बुरा किया है तो जनता आपको सबक जरूर सिखाएगी। तो 1975 से 77 तक लोगों ने बहुत चीजें फेस करी, खासकर नॉर्थ इंडिया में। और 1977 के जो लोकसभा इलेक्शंस थे वो एक तरीके से एक रेफरेंडम था इमरजेंसी का। अपोजिशंस ने तो एक ही आवाज लगाई, सेव डेमोक्रेसी, इंदिरा गांधी आ गई तो दोबारा से डेमोक्रेसी खतरे में चली जाएगी। तो मैसेज यही था, गवर्नमेंट को एंटी डेमोक्रेटिक दिखाया गया और वोटर्स ने पनिश किया। लेसन यही था कि भाई देखो जो इमरजेंसी का एक्सपीरियंस था, इससे अल्टीमेटली इंडियन डेमोक्रेसी को मजबूती ही मिली है, कमजोरी नहीं मिली है। इससे हमने बहुत चीजें सीख ली आगे के लिए कि भाई हाँ गवर्नमेंट को सारी पावर नहीं देनी है, और बहुत सारी चीजें जो है हमें सुधारनी है। तो हुआ क्या, 1977 में लोकसभा के इलेक्शंस करवाए गए। ठीक है, ये डिसीजन हुआ। जनवरी 1977 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, ये जो 18 महीने तक इमरजेंसी चलाई है इंदिरा गांधी जी ने, अब उसके बाद इलेक्शंस करवाने हैं। ठीक है, फ्रेश इलेक्शंस होने हैं। तो अपोजिशन के लीडर्स और एक्टिविस्ट जितने भी जो जेल में थे उनको निकाल दिया गया कि जाओ अब इलेक्शन का टाइम है, बाहर आ जाओ।
तो मार्च 1977 में ये इलेक्शंस जो हैं ये करवाए गए। ठीक है, जनता पार्टी नाम से एक पार्टी बनी, अपोजिशन की सारी पार्टियां सारी यूनाइटेड थी। और जब इलेक्शंस होने जा रहे थे तो अब सभी लोग बहुत ज्यादा एक्टिव थे कि अब इंदिरा गांधी को हटाना है। तो सारे के सारे लोग एक्टिव होके एक यूनाइटेड हो गए और सबने बोला भाई जेपी नारायण को हम अपना लीडर मानेंगे। लेकिन कुछ कांग्रेस के लीडर थे जो कि अपोज करते थे इमरजेंसी को, उन्होंने भी इसको ज्वाइन कर लिया इनके ग्रुप को। और जगजीवन राम जी ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नाम से एक पार्टी बनाई। बाद में यही पार्टी जाकर जनता पार्टी से जाके मर्ज हो गई। ठीक है, अब ये जनता पार्टी और बड़ी हो गई इसमें जब ये वाली जगजीवन बाबू वाली पार्टी भी जुड़ गई। तो हुआ क्या, नॉन कांग्रेस जितने भी वोट पड़ने थे वो टुकड़ों में ना पड़कर एक ही पार्टी के नाम पे पड़े तो ज्यादा सही रहेगा, ताकि हम इंदिरा गांधी जी को हरा पाए। तो इलेक्शन का कैंपेन सिंपल था कि भाई जो लोगों को बताया गया, ये जो इतना तानाशाही हुई है इमरजेंसी के टाइम पे, ये दोबारा ना हो, हम इसके अगेंस्ट रहेंगे। और इसके अलावा एक्सेसिस कमिटेड जो अरेस्ट हुए हैं, जो सेंसरशिप लगी है, जो जबरदस्ती नसबंदियां करवाई गई हैं, इसके अगेंस्ट लोगों को बताया गया कि भाई बहुत बुरा हुआ है। और जेपी नारायण जी तो एक सिंबल बन गए, है ना, क्योंकि शुरुआत तो इन्होंने ही करी थी ये चिंगारी लगाने की। तो डेमोक्रेसी को बचाने के वो सिंबल बन गए। तो लोगों का जो ओपिनियन था वो यही था कि लोगों को कांग्रेस पार्टी अब नहीं चाहिए थी। ठीक है, इलेक्शन के ये कैंपेनिंग से पता चल गया। और बहुत ही ऐतिहासिक रिजल्ट आया। पहली बार आजादी से लेकर 1947 से लेकर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कांग्रेस हार गई। जी हाँ, कांग्रेस 154 सीट्स लाती है, वोट शेयर उसका 35% तक कम हो जाता है। इंदिरा गांधी रायबरेली की सीट से हार जाती हैं और संजय गांधी अमेठी से हार जाते हैं, जो इनका गढ़ माना जाता है, जहां से कांग्रेस कभी हारती नहीं है। तो वहां से ये इलेक्शंस हार गई कांग्रेस। और जो जनता पार्टी बनी थी वो पावर में आ गई। सोचो भाई, पावर बदलते देर नहीं लगती डेमोक्रेसी के अंदर। हो सकता है आज आपके पास सब कुछ हो, पर कल अगर अपोजिशन एक हो जाता है तो कभी भी आपको हटाया भी जा सकता है। तो 542 सीट्स में से 330 सीट्स जनता पार्टी के पास आती है, मतलब 330 सीट्स आती है अपोजिशन के पास, जिसमें जनता पार्टी अकेले 295 सीट्स लाई थी। तो एक क्लियर मेजोरिटी मिल गई। और नॉर्थ इंडिया तो पूरी तरीके से कांग्रेस को साफ कर चुका था। और कांग्रेस बिहार से हार गई, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। ठीक है, सिर्फ आप मान के चलो एमपी में, राजस्थान में कुछ सीट्स आ रही हैं। बाकी हर जगह से कांग्रेस को पूरी तरीके से सफाई का सामना करना पड़ा। अब देखो हुआ क्या, जो रिजल्ट थे 1977 के इलेक्शंस के, सो कांग्रेस हर जगह से भी नहीं आ रही थी। तो महाराष्ट्र की कुछ जगहों पर सीट्स आई थी, गुजरात में कुछ सीट्स आई थी, उड़ीसा में कुछ सीट्स आई थी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, मतलब आप मान के चलो पूरी तरीके से भी सफाया नहीं हुआ था, बट इतना था कि हाँ मेजोरिटी नहीं मिल पाई इनको। इसका रीजन क्या था? आप सोचो कि क्यों कांग्रेस हार गई, तो मुझे नहीं लगता इसको बताना भी चाहिए, लेकिन हमें इसको डिस्कस करना है। इसके रीजंस आपको ये चैप्टर पढ़ के ही समझ में आ गया होगा कि इमरजेंसी का जो इम्पैक्ट था, इतने हार्श मेजर्स, जबरदस्ती किसी की नसबंदी करना, रिलोकेशन, इधर उधर किसी को भेज देना, नॉर्थ इंडिया में बहुत हुआ था। और नॉर्थ इंडिया में मिडिल क्लास जो था वो कांग्रेस से दूर भाग रहा था। उनको पता चल गया था भाई हमारी सरकार ये नहीं है, ये इंदिरा गांधी हमारे लिए कुछ नहीं करने वाले। और जनता पार्टी ने सीधा सीधा एक नया प्लेटफॉर्म दिया, आप हमारे साथ जुड़ो, हमें वोट दो, हम सब कुछ आपके लिए करेंगे। तो कंक्लूजन यही था कि 1977 के जो इलेक्शंस थे वो थे इमरजेंसी से ही रिलेटेड, लेकिन आप ये मान के चलो बट ऑल्सो अबाउट लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल शिफ्ट इन नॉर्थ इंडिया। एक लंबे समय से जो कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस था वो एट द एंड जाके खत्म होता है इमरजेंसी का, एक यहाँ पे मान के चलो कि लोगों ने जो गुस्सा दिखाया उसमें। अब 1977 से लेकर 1979, इसमें जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट है, जनता गवर्नमेंट, तो उसमें क्या हुआ देखो, ये भी लोग कम नहीं है। अब जीतने के बाद इनमें क्या है ना, अब कौन लीडर बनेगा उसकी लड़ाई शुरू हो गई। तो आफ्टर द विक्ट्री पीएम पद के लिए तीन कंटेंडर थे। मोरारजी देसाई जो कि इंदिरा गांधी के बहुत लंबे समय से राइवल थे, चरण सिंह जिनको चौधरी चरण सिंह कहा जाता है, ये किसानों के नेता थे, भारतीय लोक दल यूपी के थे। जगजीवन राम जी, बाबू जगजीवन राम जो पहले कांग्रेस के लीडर थे, बहुत ही रिस्पेक्टेड दलित लीडर थे। मोरारजी देसाई जी को पीएम बनाया गया, लेकिन इतनी राइवलरी थी, इतने फैक्शंस बन गए पार्टी के अंदर अंदर, कोई कह रहा है मैं बनूंगा, कोई कह रहा है मैं बनूंगा, ये जनता पार्टी की वीकनेस थी।
यानी कि अपोजिशन टू इमरजेंसी हैड यूनाइटेड देम, कि इमरजेंसी के अगेंस्ट तो ये सारे लोग जुड़ गए, लेकिन जब सत्ता हाथ में आई तो आपस में ही लड़ने लग गए। जो एक कॉमन आइडियोलॉजी होती है वो नहीं थी, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं थी, और जो एक पॉलिसी चाहिए थी फंडामेंटल कि हम कांग्रेस से हटकर क्या करने वाले हैं, ये लोग नहीं बता पाए कि हम जी ये काम करेंगे, ये इन्होंने नहीं बताया। तो ये पार्टी जो है इसमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गए, और धीरे धीरे जो गवर्नमेंट है वो कोलैप्स कर जाती है। तो मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट है उसकी मेजोरिटी चली जाती है 28 महीनों के अंदर। ठीक है, 5 साल के लिए सरकार होती है, 28 महीनों में इनकी मेजोरिटी चली गई। फिर चौधरी चरण सिंह जो है वो पीएम बनते हैं कांग्रेस के सपोर्ट से। समझ रहे हो, अब यही पार्टी के एक नेता निकलकर फिर कांग्रेस को साथ ले रहे हैं, और बाद में कांग्रेस ने अपनी सपोर्ट वापस ले ली। तो फिर चौधरी चरण सिंह की गवर्नमेंट सिर्फ 4 महीने चली। तो ये ड्रामा बहुत हुआ। ठीक है, ये गवर्नमेंट बनना, कोलैप्स हो जाना, बनना, सपोर्ट देना और लेना, ये चलता रहा। फिर फ्रेश इलेक्शंस करवाए गए 1980 में, जब गवर्नमेंट्स नहीं बन पा रही थी। तो जनता पार्टी तो पूरी तरीके से आप मान के चलो हार गई, नॉर्थ इंडिया में खासकर। ठीक है, और कांग्रेस की जो पार्टी थी, जो इंदिरा गांधी वाली, वो 353 सीट्स लेकर आती है, और 1971 जैसी बड़ी विक्ट्री दोबारा मिलती है, और इंदिरा गांधी वापस पीएम बन जाती है। लोगों को तो ये समझ आ गया, लोगों ने तो मौका दिया था जनता पार्टी को, आप कुछ अच्छा काम करो, है ना, लेकिन वो लीडरशिप में उलझ के रह गए, कौन नेता बनेगा, कौन नेता बनेगा। तो डेमोक्रेटिक लेसन्स हमें यहाँ से क्या सीखने को मिलते हैं? सबसे पहले तो वोटर्स जो हैं वो आपको पनिशमेंट दे सकते हैं। अगर गवर्नमेंट कोई हिटलरशाही करेगी, डेमोक्रेसी के एंटी कोई काम करेगी, तो वोटर्स आपको छोड़ेंगे नहीं, वोटर्स आपको पूरी तरीके से पनिश करेंगे। और 1980 से हमें ये लेसन मिलता है कि अगर कोई गवर्नमेंट में इतना ज्यादा बवाल रहेगा, क्वेरल्स रहेंगी, तो उनको भी पनिशमेंट मिलेगी अगर आप सत्ता के लिए लड़ोगे आपस में। तो हमारी जो गवर्नमेंट, जो यहाँ इंडिया में जो डेमोक्रेसी चलती है, तो बहुत ज्यादा आप मान के चलो कि इंडियन डेमोक्रेसी थस प्रूव्ड रेजिलिएंट विद पीपल असर्टिंग देयर पावर। लोगों की पावर यहाँ से एक बारी को क्लियर हो जाती है कि लोग बहुत पावरफुल होते हैं, लोगों से ज्यादा पावरफुल, यानी कि वोटर से ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं होता। आप अगर बुरे काम करोगे तो भी आपको पनिशमेंट्स मिलनी तय है। आपने अगर सरकार बना ली लोगों के सपोर्ट से, और आप अगर आपस में लड़ोगे लीडरशिप के लिए लोगों की भलाई का ना सोचते हुए, तो भी आपको पनिशमेंट मिलनी तय है। तो पनिशमेंट्स तो मिलेंगी, और वोटर्स जो होते हैं उन पे पूरा राइट है। वो जो बैलेट पेपर की ताकत है, बाद में ईवीएम मशीन आ गई है अब, लेकिन पहले बैलेट पेपर था, तो वो ताकत बहुत ज्यादा होती है। अब देखो 1975 से 77 इमरजेंसी की लेगेसी। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी एक अम्ब्रेला पार्टी हुआ करती थी, जहां पे अलग अलग लीडर, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग होते थे। पर 1969 के बाद कांग्रेस थोड़ी सी सोशलिस्ट पार्टी ज्यादा बन गई थी, गरीबों के लिए ज्यादा सोचने लगी थी, और इंदिरा गांधी जैसा चाहती थी वैसा होता था। तो ये थोड़ा बदलाव, थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला था। पार्टी की सक्सेस जो है अब सीधा सीधा डिपेंड हो जाती है शार्प सोशल एंड आइडियोलॉजिकल डिविजन्स के ऊपर, एंड द अपील ऑफ वन लीडर रेदर देन ब्रॉड कंसेंसस। पहले क्या होता था, सभी का कंसेंसस, सभी की जो आपसी सहमति है वो जरूरी होती थी, पार्टी में कोई डिसीजन लिया जाता है। अब क्या है कि एक ही लीडर सब कुछ डिसाइड करता था, और वो थी इंदिरा गांधी जी। अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है, राइज ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म। तो जितने भी अपोजिशन पार्टी थी वो फिर से उनको रियलाइज हो गया कि भाई देखो अब हमें यूनाइटेड रहना पड़ेगा। तो ये जो नॉन कांग्रेसिज्म का ये जो एक आइडिया है, ये 1977 के बाद से लगातार रहा है। ठीक है, कि जो भी बड़ी पार्टी बनती है तो उसके अपोजिशन की छोटी छोटी पार्टियां मिलकर एक ऐसा ग्रुप बना ही लेती हैं। और 1977 के इलेक्शन से ये प्रूव हो जाता है, अ यूनाइटेड अपोजिशन को डिफीट कांग्रेस, क्योंकि हराया भी था। अगर यूनाइटेड है अपोजिशन के लोग, तो वो कांग्रेस जैसे बड़ी पार्टी को भी हरा सकते हैं। बैकवर्ड कास्ट पॉलिटिक्स, 1977 के इलेक्शंस ने एक चीज दिखा दी, अ शिफ्ट अमंग बैकवर्ड कास्ट इन नॉर्थ इंडिया अवे फ्रॉम कांग्रेस। धीरे धीरे जो बैकवर्ड क्लास है वो दूर हो रहे थे। बहुत सारे स्टेट्स में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इंक्लूडेड स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड कास्ट लीडर्स। तो बहुत जगहों पे क्या हुआ, पार्टियों ने जो बैकवर्ड कास्ट के लीडर्स होते हैं उनको आगे कमान दी। तो हुआ क्या, फिर यहीं से एक इशू उभरने लगा जो आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, ओबीसी का मैटर, कि ओबीसी को रिजर्वेशन दो, मंडल कमीशन बनाया गया। ठीक है, और ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे। अपॉइंटेड बाय जनता गवर्नमेंट, जनता पार्टी के टाइम पे ये सब स्टार्ट हो गया था, जातिगत लड़ाइयाँ।
और एक कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिक्स है वो बेसिकली ओबीसी के मैटर से शुरू होती है इंडिया में, जो हम आगे पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। सो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्सेस पॉलिटिकल क्राइसिस की अगर हम बात करें तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन का क्राइसिस तो यही था पार्लियामेंट में जो हुआ था, ये जो केशवानंद भारती केस था, ठीक है, कि भाई इमरजेंसी पावर का गलत यूज हुआ है। पॉलिटिकल क्राइसिस क्या था कि भाई कांग्रेस पार्टी पे मेजोरिटी थी, लेकिन स्टिल उन्होंने डेमोक्रेसी को सस्पेंड किया, और यहां देखने को मिला कि इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को बहुत गलत तरीके से यूज किया, और जो पॉलिटिकल नॉर्म्स होते हैं उनको वायलेट किया, और मोर सीरियस देन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। क्योंकि देखो ये तो फिर भी थोड़ा समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर जो चीजें हुई पूरे चैप्टर में जो आपने पढ़ा ये बहुत बुरा था, ये क्राइसिस कभी भी नहीं आना चाहिए। सो डिबेट्स होती हैं, ठीक है, इमरजेंसी पीरियड में लगातार क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि क्या डेमोक्रेसी शुड डेमोक्रेसी रिलाई ओनली ऑन इंस्टीट्यूशंस एंड इलेक्शंस, या फिर और शुड इट आल्सो अलाउ फॉर मास प्रोटेस्ट, क्या प्रोटेस्ट होनी चाहिए या नहीं, क्या लोग पार्टिसिपेट करें या नहीं। सो एक टेंशंस यहाँ पे क्लियरली देखने को मिलती है। इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी यानी कि रूल ऑफ लॉ, इलेक्शंस और पार्लियामेंट, क्या यही सब डेमोक्रेसी है, या पॉपुलर डेमोक्रेसी जहां पर लोगों की भी आवाज सुनी जाएगी, प्रोटेस्ट और मूवमेंट्स को भी देखा जाएगा। क्योंकि आप मान के चलो लोगों की आवाज तो दबा दी गई, क्योंकि लोगों की आवाज भी डेमोक्रेसी ही कहलाती है, अगर उसको आप नहीं सुन रहे हो तो ये भी एक डिबेट का मुद्दा है, ठीक है। तो यही हमारा आज का चैप्टर था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में आप जाके लिखें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।